सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ साथ दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपशिखा जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मजबूती स्थिति तो साफ तौर पर 2025 में बहुत कुछ दिखाई दे रही है। किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और उसके बाद से जो अब हम देख रहे हैं विकसित भारत का जो कायाकल्प होता हुआ नजर आ रहा है, 2025 कितना मजबूत स्तंभ आप मानती हैं? दीपशिखा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर दें। सॉरी जी। गौरव, अगर आप ये सारे रिफॉर्म्स देखें जो इस पूरे वर्ष में हुए हैं, अगर हम शुरुआत बजट से जो इनकम टैक्स कट हुआ था उसमें पर्सनल इनकम टैक्स कट वहां से ले लें, और जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं उसके अलावा भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदलाव किए गए हैं अलग अलग लेवल्स पर, तो जो थ्रस्ट है इन सारे रिफॉर्म्स का, ये सारे जो मेजर्स लिए गए हैं वो ये है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी उसको, उसमें प्रोसीजर्स प्रोसेसेस को किस तरह से सुधारा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, एक अर्थव्यवस्था को और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए। जब पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल चल रही है और भारत के सामने अलग अलग किस्म की चुनौतियां हैं, क्योंकि इतना जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकली बहुत बदलाव है। अमेरिका ने, हमने देखा कि 50% तक टैरिफ लगाया। तो इस पूरे अ, सीन में, इस पूरे सिनेरियो में आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना और बल दे सकते हैं, उसको कितना और खोल सकते हैं, जो जी। यहाँ पर निवेश है उसे और कितना कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, उसके लिए इन्वायरमेंट। तो एक सीरीज ऑफ मेजर्स लिए गए। हमने देखा कि लेबर कोड जो लागू किए गए, उनका नोटिफिकेशन लाया गया। बहुत वर्षों से निवेशकों की डिमांड रहती थी, उद्योग जगत की डिमांड रहती थी, उसे पूरा किया गया। न्यूक्लियर का क्षेत्र खोला गया, इंश्योरेंस में 100% तक एफडीआई को खोला गया। तो पूरा जो थ्रस्ट रहा है, सिंप्लीफाई करिए, उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, प्रोसेसेस को आसान बना रहे हैं, क्योंकि एक अलग कैबिनेट सेक्रेटरी लेड टास्क फोर्स जो है वो राज्यों के साथ काम कर रहा है, किस तरह से और सुधार लाए जा सकते हैं जिससे कि निवेशकों को, व्यापारियों को, जो ग्राउंड लेवल पर है उसको, प्रोसेसेस को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये बिग टिकट मेजर्स कि न्यूक्लियर का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। बिल्कुल। तो निवेश को और किस तरह से हम देश में आकर्षित कर सकते हैं। न्यूक्लियर का जो ये प्राइवेटाइजेशन जिसके लिए हमने देखा कि शांति बिल भी पास हुआ, आप कैसे देखती हैं इसको दीपशिखा जी? क्योंकि साफ तौर पर देखें प्राइवेटाइजेशन के बाद चाहे हम देखें स्पेस सेक्टर के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, तो ये अपने आप में कितना बूस्ट लेकर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें भी जो है उसमें जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये बहुत ज्यादा गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखकर आपको क्या लगता है ओवरऑल, अगर इनके एस्पेक्ट्स पे हम बात करें तो? देखिए, न्यूक्लियर के लिए जो शांति बिल आया और न्यूक्लियर को निजी क्षेत्र के लिए जो खोला गया है, एक बहुत ही बड़ा निर्णय और एक बहुत ही बोल्ड निर्णय जिसको हमको कहना चाहिए। क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 2047 का लक्ष्य है हमारे पास विकसित भारत का, तो उसमें एनर्जी जो है साफ सुथरी कैसे हो सकती है। तो न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो निजी क्षेत्र के लिए नहीं अब तक खुला था, उसमें बहुत कुछ किया जा रहा है। अभी तो लॉ आया है, रूल्स आने बाकी है। तो एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है कि इस क्षेत्र में भी, जैसे स्पेस का आपने मेंशन किया, इसमें भी किस तरह से जॉब्स और क्रिएट हो इसकी वजह से, और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में जो जिस वृद्धि की हम आशा रख रहे हैं, देश की जिस ग्रोथ का हम सपना देख रहे हैं विकसित होने का, उस देश को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा एक पिलर रहेगा उसमें, बिल्कुल एक एनर्जी बिल्कुल की तरफ बिल्कुल। से। और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो साफ तौर पर देखने को मिला है कि 2025 में अलग अलग इबारत लिखते हुए नजर आए। प्रोफेसर सचिन आप ही का रुख कर रहा हूं, और आपसे अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम जैसा देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन के बाद से लेकर इस साल हमने बहुत सारी चीजें इनोवेशन में और आगे बढ़ते हुए देखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती हुई नजर आई है? किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और उससे साफ तौर पर बहुत ज्यादा लाभ जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आया है?
गौरव जी, देखिए जो दीपशिखा जी कह रही थी, मुझे लगता है इस वर्ष जो प्रमुख प्रयास सरकार की तरफ से हुए हैं, उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो शिखा जी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जी। महत्वपूर्ण हमारे सामने ऐसे कई सारे आए जिनमें सरकार ने चाहे लेबर रिफॉर्म्स है, चाहे जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, एजुकेशन सेक्टर के लिए स्ट्रेंथनिंग का काम किए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें तो अगर आप सामने देखते हैं कि एमएसएमईज कैसे अपना साइज एक्सपैंड करें, जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रमुख कैटेगरी रहा वो है जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जी। उनको कॉन्स्टेंटली बिजनेस करने के लिए उनका काम आसान बनाना। तो ये जो एक प्रमुख प्रयास रहा, इसमें चाहे हम एफडीआई के रिफॉर्म्स देखें, चाहे ब्लू इकोनॉमी के एक्सपेंशन की बात देखें, जैसा दीपशिखा जी कह रही थी, जी। न्यूक्लियर एनर्जी का देखें, तो ये आप एक देखते हैं कि कांस्टेंट प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है। और पूरे वर्ष के जो सरकार के तमाम प्रयास हैं, इनको अगर हम देखें तो जो मैं कह रहा था कि 3 कैटेगरी हो सकती हैं। एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा महत्वपूर्ण है जो नेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना। वो एमएसएमई में हो सकते हैं, वो हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट के कार्यक्रमों में रूरल सेक्टर में हो सकते हैं, और या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह सरकार ने अभी पीछे जो एजुकेशन सेक्टर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात करी है, जो नए एक रोड मैप को हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में एक रेगुलेशन की बात एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करी है। उसी तरह जो तीसरा वर्टिकल है, वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को जोड़ने का है। जो आपका सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी आप फरवरी में देखेंगे भारत एआई का समिट होस्ट करने जा रहा है। लगातार विश्व में कई देश और मैं समझता हूं कि ये भारत का आत्मविश्वास है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में रखने की लगातार पेशकश कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब कई दूसरे विकसित राष्ट्र इंक्लूडिंग यूएस, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस के मॉडल में नहीं लेके आना चाहते। ऐसे में जो क्रिप्टो जी करेंसीज और बाकी हैं, जी उनके सचिन माध्यम जी, से आगे अब बढ़ना सवाल चाहते यही हैं। आता है कि जैसे हमने तमाम रिफॉर्म्स देखे, सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर इस साल हमने देखा वो जीएसटी 2.0 को लेकर देखा। उससे आपको क्या लगा कि कितनी बड़ी तेजी आई? क्योंकि हमने देखा कि बाजारों में बड़ा बूस्ट नजर आया फेस्टिव सीजन में, और उसके बाद भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि उससे बहुत ज्यादा जो आंकड़े हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बहुत बढ़ते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा बदलाव रहा है जिससे आम लोगों का जो जीवन है वो पहले से ज्यादा अच्छा बना है? और जो टैक्स स्लैब है उसमें भी हमने अलग अलग इजाफा इसमें देखने को मिला है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ कि हम 2 स्लैब्स में उसको लेकर के आ जाएं, 5% और 18%, ये अपने आप में सारे कंफ्यूजनों को दूर करने का एक बड़ा मेजर प्रयास था। जी। और इसके लिए आप अगर देखें तो 2016 से लगातार जो बहस चल रही थी, सरकार ने उसको एड्रेस किया है। तो जो सबसे बड़ी बात गौरव जी है, वो ये है कि सरकार कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ काम कर रही है, ऐसा नहीं है। जी। लगातार सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लगातार लोगों की आवश्यकताओं और जैसा मैंने कहा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों को साथ में रख करके निर्णयों को किया गया। तो जीएसटी का ये जो मेजर रिफॉर्म हुआ, जो आप उछाल देख रहे हैं जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में, जो आप उछाल देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो हमारे सबके सामने है। उसमें कोई हमें चिंता की बात सामने आती नहीं है। इसका तीसरा बड़ा गौरव जी जो इम्पैक्ट है, भारत का एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, बिल्कुल। उसमें हमारी हिस्सेदारी जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, जो वैल्यू चेन है, उसमें बड़ी है। तो जीएसटी की रेट्स क्लियर हो जाने से जो हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं किसी बड़ी वैल्यू चेन के, उसको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कम लागत के साथ। तो ये जो लागत में कमी आई है और उससे हमारे प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को, ये हमारे मार्केट की भागीदारी को निश्चय ही आगे बढ़ाने में मदद करेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसी अलग अलग बातें हैं जो लगातार